नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में घर से हुई लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बाबा तरसेम के हथियारों पर हुआ 50-50 हजार का इनाम घोषित। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने की पत्रकार वार्ता। रामनगर में एक युवक पर चाकू से हमला कर किया गंभीर रूप से घायल। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 4 चोरियों का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं सहित 7 चोरों को किया गिरफ्तार। कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज में तैनात वन क्षेत्राधिकारी पर महिला वन दरोगा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। कॉर्बेट प्रशासन ने जांच की शुरू। रामनगर में चल रहा सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड से होगा बाहर। कोतवाली वनभूलपुरा कांड में दोषी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक हुई गिरफ्तार। जो लोग अपने शस्त्र जमा नहीं करवा रहे उन पर प्रशासन कर रहा कार्रवाई। जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर विभाग सतर्क। आग से धधका जंगल, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जंगल को पहुंचा भारी नुकसान। पार्टी में हुआ भीषण अग्निकांड, आग से पूरी बाखली हुई तबाह। 3 गाय और कुत्तों की गई जान। जंगलों में आग लगने से रोकने के प्रयास में जुटा वन विभाग। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में घर से हुई लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी के मामले में थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से थाना पुलिस 22.5 तोला सोने की ज्वेलरी, 3,60,000 की नकदी बरामद हुई है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय हमारा डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों का त्वरित अनावरण होना है। जसपुर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग का दुरुस्त नमूना दिया गया है। आपको मैं बता दूं, 1 और 2 की रात्रि को एक बहुत बड़ी एक नकबजनी घटित हुआ जसपुर में। ये जो देहरादून में वारदात हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि समस्त थाने का फोर्स कमरबंदी की हालत में रहना चाहिए, लगातार मोबाइल रहना चाहिए, विजिबल प्रेजेंस रहना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे मौक़ों का फ़ायदा हमेशा उठाते हैं अपराधी। तो जब तुरंत हमें संज्ञान में आ गया तो इमीडिएटली जसपुर का कोतवाल जो हरेंद्र चौधरी जो नए आए हैं और उसका एसएसआई राजेश पांडे, चंदन बिष्ट, सभी लोग एक्टिवेट हो गए। विभिन्न टीमों को एक्टिवेट कर लिया और तत्काल जो है ट्रैकिंग और आपका सीसीटीवी ट्रेसिंग और आपका टेक्निकल के माध्यम से ट्रेस आउट कर लिया और 6 से 7 घंटे के भीतर ही सही अपराधी के तक पहुंच गए, क्योंकि बहुत टाइम में इन्होंने पहुंच गए तो 100% रिकवरी हुआ। कुल मिला के जसपुर में जो बड़ी नकबजनी है उसमें गई हुई सारा माल 100% रिकवरी हो गई। 22 से 23 तोला सोना, 3,60,000 कैश, कुल मिला के 20 लाख रुपए से भी अधिक पेश कीमती गहने और कैश जो है बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया। इस प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए जसपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आपका 2,500 रुपये का कैश हुआ। 6 दिन पूर्व नानकमत्ता साहिब के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस की 12 टीमें 6 राज्यों में जांच कर रही हैं, मगर अभी तक बाबा के हत्यारों पर कानून के लंबे हाथ पहुंच नहीं पाए हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। अब पुलिस ने इनाम की राशि को दोगुना कर 50-50 हजार रुपए कर दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 2 दिन पहले ही मैंने 25,000 का रिवॉर्ड घोषित किया था दोनों शूटरों पे। शूटर एवं शातिर अपराधी बिट्टू गांडा और आपका सरबजीत। अभी जो है रेंज स्तर से उसको 50,000 का इनाम राशि बढ़ाते हुए 50,000 रुपीज़ का इनामी घोषित कर लिया गया है। आप सबसे अपील है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिले तो आप हमको अवगत कराइए, तो पुलिस टीम्स को अवगत कराइए, तो ताकि रिवॉर्ड की धनराशि और इवन सामाजिक काम में हो जाए। सर, कितनी टीमों का गठन किया गया आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और कहाँ टोटल अभी मोर देन 12 टीम्स आर वर्किंग। तो मतलब पीएचक्यू लेवल से ऑलरेडी एसआईटी बना जो है, एसटीएफ इसमें इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वॉल्व है, रेंज साहब हमारा रेंज महोदय द्वारा, डीआईजी रेंज महोदय द्वारा विभिन्न तकनीकी एंड फील्ड का जो पुलिसिंग एक्सपर्ट्स है जो हार्डकोर क्राइम्स में काम करते हैं उन सबको हमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, कुल मिला के 12 से भी अधिक टीमें हैं। तो आज 4 से 5 राज्यों में हमारा ऑपरेशन फैला हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशियों को जीतने का आह्वान किया है। आज देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा प्रत्याशियों को जीतने का आह्वान करती है। उनका कहना है कि जिस तरह से एनडीए को लगातार जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में इस बार एनडीए 400 सीट जीतने का नारा दिया है, उससे भी ज्यादा सीटें हासिल करने जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 8 साल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के पद पर मैं आरपीआई की तरफ से मैं
एनडीए का एक पार्टनर के रूप में काम करता हूं और मैंने देखा है कि 10 सालों में जो देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है, भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका रखकर, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का आदमी हो, सभी को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने के लिए भारत को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और इसलिए सारे देश का दलित बहुत बड़ी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को माथा टेक कर प्रतिज्ञा की है, ये संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, भारत के हर नागरिक को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी और सभी इंडिया आघाड़ी के लोग रोज बकवास करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है। मेरा उनको सवाल है कि भाई लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग हैं, आप अपनी पार्टी बचाओ, पार्टी बचाने का काम आपको करना है, तुम्हारी पार्टी बढ़ाने का लोकतंत्र में आपको अधिकार है। रामनगर शहर में दिन दहाड़े 1 दर्जन से अधिक युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पीड़ित युवक द्वारा पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लखनपुर में हुई थी, मैं काम कर रहा था तो 10-20-25 लौंडे आते हैं और मुझे मार के चले जाते हैं और एक के पास चाकू भी था। किसी को पहचानता हूँ? मैं 3 को भी जानता हूँ। मैं तहरीर दी है कोतवाली में? जी। कोतवाली में सूचना दी है? जी देंगे, आप देंगे। तो उन्होंने बाहर का ऐसे करा तुम्हारे ऊपर? सर एक चाकू था और वो सर स्टीलो से मारा है सर। कौन लोग थे, पहचानते हो कितने लोग? सर 3 को भी जानता हूँ, 20-25 लौंडे थे। क्या नाम था जिनको? सर एक का नाम लक्की कश्यप है, एक का नाम है रोमियो है और एक का नाम है अंशुमन। तो लखनपुर में युवक पे चाकू से हमला हुआ है, बहुत घायल हुआ है, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? लखनपुर में आज एक युवक के साथ मारपिटाई की गई है और उसके साथ में चाकू से हमले करने की सूचना है और तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने हाल ही में लगातार हुई चोरियों के मामले में पुलिस टीमों का गठन कर घटना का खुलासा करने के निर्देश अधिकारियों द्वारा पुलिस को दिए गए थे। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनिस ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्र में हुई 3 चोरियों के मामले में गठित पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में घटी 3 चोरियों के मामले में 3 महिलाओं समेत 7 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये जनवरी से लेके अब तक रामनगर के पीरू मज़ारा क्षेत्र और बाज़ार क्षेत्र से लगभग 4 चोरियां जो हमारी वहाँ लिखी गई हैं, उसमें से 4 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो सामान चोरी हुआ था वो सब बरामद किया गया है और उनको अब फिलहाल बाद मेडिकल कराने के कोर्ट में पेश किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज से एक बड़ा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक महिला वन दरोगा ने ढेला रेंज के रेंज अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच हेतु टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसके विपरीत अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में तब से बेटियों पर, बहनों पर जो है अत्याचार बढ़ गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ गए हैं। वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या दूसरे कांड हो, उसी की नई सीरीज में जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत एक रेंजर ने जो है अपने ही मातहत फॉरेस्टर को जो है उसके साथ छेड़खानी की है, उसका
सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉर्पोरेट प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी है उन्हीं को पनिशमेंट कर रहा है। मुझे सुनने में आया है कि जो फॉरेस्टर के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उसके साथ जो लड़कियां शिकायत करने गई थी उनका भी ट्रांसफर इधर उधर किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 29 तारीख को ये शिकायत प्राप्त हुई है, महिला दरोगा के द्वारा ये शिकायत की गई है, जिसमें विभागीय रूप से तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 तारीख को ही हमने एक आंतरिक कमेटी का गठन किया है नियमानुसार, और समिति अभी इसकी जांच कर रही है। संबंधित महिला दरोगा और रेंज अधिकारी को बयान के लिए बुलाया गया है समिति के द्वारा, और जैसे ही इसकी जांच प्रथम दृष्टया एक रिपोर्ट हमने इनसे मांगी है, जैसे ही वो रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तत्काल इस पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें कमेटी कितने लोगों की कमेटी गठित? देखिए, 5 लोगों की कमेटी है। इसमें जो एक्ट है उसके परिधि में ये आंतरिक कमेटी आती है, और उस कमेटी को पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं इस प्रकार के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बहुत गंभीर मामला है, और इस मामले में समिति के जो कमेटी जो जांच करेगी उसके निर्णय आने के उपरांत तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी वो महिला दरोगा ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, उसको स्वीकृत करते हुए उन्हें कुछ दिन की छुट्टी के पे भेजा गया। देखिए, ये जो 2 अन्य जो वनकर्मी हैं जिनको ट्रांसफर पर भेजा गया है, ये उनके अनुरोध पर ही भेजा गया था, और उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया था जो उपप्रभागी वनाधिकारी हैं उनके समक्ष, तो उसको स्वीकृत करते हुए इनको ट्रांसफर पर भेजा गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राज्य के संयुक्त चिकित्सालय को करीब 4 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने इस मकसद से पीपीपी मोड पर किया था कि यहां आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। पर जब से यह अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ तभी से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए एवं सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से वापस लिए जाने की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं अब इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की कवायद की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की सितंबर तक तो अभी पीपी मोड में है, जुलाई सितंबर तक। उसके बाद क्योंकि ये योजना जो थी ख़त्म हो चुकी है पीपी मोड वाली, जब स्टेट सेक्टर ने पैसा देना है, जब राज्य सरकार ने पैसा देना है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब राज्य पैसा दे रही है तो क्यों नहीं अपने डॉक्टरों को अपने जो हॉस्पिटल सरकारी उनका अपने डॉक्टर रखे जाएं। जो पुराने डॉक्टर हैं जो रिटायर हो गए उनको भी रखा जा सकता अगर डॉक्टरों की कमी है। तो इसलिए सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि जब हमारी सरकार पैसा दे रही है तो क्यों नहीं सरकार हॉस्पिटल को चलाए। तो इसीलिए वैसे इन लोगों ने डिमांड करी है बढ़ाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार वो आगे बढ़ाएगी। देखिए, जितने भी अस्पताल पीपी मोड पे दिए गए हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, और कई लोगों की जान इस वजह से चली गई है। पिछले महीने में एक रेनोविस्ट जो है बेजरो अस्पताल से रेफर होकर के रामनगर आई, रामनगर से रेफर होकर हल्द्वानी भेज दी गई। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों मर गए। उसी तरह से कई सारे केस अगर गिनाए जाएँ तो सरकार ने ये जघन्य अपराध किया है इन अस्पतालों को पीपी मोड के दे करके। और जितने लोग भी इन अस्पतालों में सुविधा न मिलने, इलाज न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, उन सब की दोषी जो है ये सरकार है। और हम इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि इसको जो है पूर्ववत किया जाए, जैसे इसको पहले ये संयुक्त अस्पताल के रूप में चल रहा था। और एक भरोसा था ये रामनगर के लोगों का ही नहीं बल्कि दूर दराज पहाड़ के लोगों का भी। थैलीसैंण और आपका कर्णप्रयाग गैरसैंण तक का मरीज जो है घायल, दुर्घटना में घायल लोग मरीज जो है यहाँ आते थे कि रामनगर जाएंगे तो इलाज हो जाएगा, लेकिन ये निरा जो है पर्ची काटने का अस्पताल बन के रह गया, रेफर करने का। इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके इसको राजकीय करके और इसमें प्रॉपर जो है हर रोग के डॉक्टरों की नियुक्ति करके सारी सुविधाएं जो इसमें
अगर तुम नई नहीं जोड़ सकते हो जो पुरानी थी उनको तो बहाल कर सकते हो। एक लेटर यूके HSDP से सेवा प्रदाता को गया है जिसमें ये लिखा गया है कि 6 जुलाई 2024 को, जबकि इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तब तक हैंडओवर कर दिया जाए सरकार। हाँ, अभी जो लेटर आया है उसमें ये लिखा है। हल्द्वानी के मलिक का बगीचा को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी हैं। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साफिया को बीती देर रात हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह पुलिस अभिरक्षा में है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक FIR करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त हैं जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक केवल 885 लोगों ने शस्त्र जमा किए हैं, जबकि कुल शस्त्र धारकों की संख्या 1719 है। वहीं अब प्रशासन ने ऐसे शस्त्र धारकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी के क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107/16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो NBW विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। सी विजिल ऐप जो निर्वाचन आयोग ने पूर्व से ही इसको सिटीजन्स के लिए जारी किया है, इसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे शिकायतों का मॉनिटर किया जाता है और उनका डिस्पोजल किया जाता है और 100 मिनट के अंदर उसमें कार्रवाई करनी होती है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की शिकायत का फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कंप्लेन की जा सकती है। उसमें हल्द्वानी विधानसभा में अभी 150 के आसपास हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें से 3 ड्रॉप हुई हैं। इसके अलावा सभी शिकायतों को निस्तारित किया गया है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बेहद संवेदनशील तराई पूर्वी वन प्रभाग में वन विभाग ने फायर सीजन शुरू होते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। DFO हिमांशु बागरी ने बताया कि फायर सीजन अलर्ट के चलते कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी, अभी जो अलर्ट्स जारी हुए हैं IMD द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार अत्यधिक गर्मी पड़ने वाली है, जिसके दृष्टिगत हमारा ये सीज़न फायर के दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। तो उसके क्रम में अभी हमने कुछ वॉचर रखे हुए थे, बट 1 अप्रैल से वॉचरों की संख्या हमारे प्रत्येक क्रूज स्टेशन में बढ़ाए जा रहे हैं और इससे पूर्व हमारे जो भी कंट्रोल बर्निंग होती है, फायर लाइन कटान, ये सब कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। तो और अब इनको हमारे स्टाफ से रेगुलर ड्रिल कराई जा रही है, जिससे कि यदि कोई आग लगती है तो समय पर नियंत्रण किया जा सके और वो भव्य रूप ना ले। जी, विगत अभी 2 दिन पूर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तराई पूर्वी वन प्रभाग के बॉर्डर एरिया में एक आग लगी थी, तो उसमें दोनों ही जगह की टीमों ने उसको काबू पा लिया था और अभी वो आग नियंत्रण में है। कंट्रोल रूम भी अलर्ट है? हमारा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में हमारे सैटेलाइट के माध्यम से अलर्ट आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हर रेंज में भी वायरलेस ऑपरेटर बैठे रहते हैं, जिनको सूचना फायर की जैसे ही आती है कंट्रोल रूम में सूचित किया जाता है और उसी प्रकार से कंट्रोल रूम द्वारा स्टाफ को भी अलर्ट किया जाता है जब उन्हें सैटेलाइट से अलर्ट प्राप्त होते हैं, तो जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान अत्यधिक तेज़ होता है और उससे कंट्रोल रूम से ही हम स्टाफ को मोबिलाइज़ कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कहाँ पर आग लगी हुई है, तो नियर बाय के स्टाफ को भी सूचित करके मोबिलाइज़ किया जाता है। बुधवार देर शाम लोहाघाट के ग्राम सभा मझेड़ा के जंगल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मझेड़ा ग्राम प्रधान रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि हवा के साथ साथ आग तेजी से गाँव की ओर पहुँच गई। लोहाघाट के फायर कर्मियों, वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान कई ग्रामीण झुलस गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
चंपावत जिले के पाची ब्लॉक के लड़ा लखनपुर गांव में बुधवार 3 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे भुवन चंद्र व बद्री दत्त के 2 मंजिले मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बाखली को चपेट में ले लिया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने घर में सो रहे लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। इस भीषण अग्निकांड में 3 गाय और कुछ कुत्तों के पिल्लों की जान चली गई। वहीं रात को हुए इस भीषण अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो गया। समस्त भवन स्वामियों व ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग करी है। वहीं गुरुवार को क्षेत्र पटवारी विक्रम सिंह ने कहा, भुवन चंद्र के परिवार को गांव में अन्यंत्र भवन में शिफ्ट कर दिया गया है तथा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नंबर दे यार मेरे को जल्दी भाई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं जंगलों को आग से बचाने के लिए लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के दिशा निर्देश में वनकर्मी जंगलों को बचाने के प्रयास में जुट गए हैं। रेंजर जोशी ने बताया, जंगलों को आग से बचाने के लिए वनकर्मियों के द्वारा जंगलों में पड़े पीरूल व सूखी पत्तियों को हटाया जा रहा है ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। साथ ही लोगों को विभिन्न माध्यमों से जंगलों में आग न लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फायर वॉचर तैनात किए गए हैं जिनके द्वारा नियमित रूप से फायर ड्रिल का काम किया जा रहा है ताकि वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके। तो सब जो भी पिरूल गिरा है रोड के आसपास, ताकि राह चलते हुए कोई भी आदमी जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक कर आग की घटनाओं जो होती हैं उनको कम किया जा सके। इसमें हमारे लोहाघाट वन क्षेत्र अंतर्गत 4 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें हमारे दैनिक श्रमिक तथा फायर वॉचर और विभागीय कर्मचारी तैनात हैं। तो लोगों को जगह जगह पूर्व में भी गोष्ठियाँ आयोजित कर लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है ताकि वनों में आग न लगाएं और वनाग्नि की घटनाएं कम हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।